बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज के क्लास में हम लोग लेंस से रिलेटेड अपने अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। हमने अगले टर्म्स में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को लेंस के बारे में बताया था कि लेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और उसके दोनों आधार हमने बताया था कि किस किस प्रकार से होते हैं। दो टाइप के, पहला आपको बताया गया था कि आकृति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा एक्टिविटी मीन्स दैट क्रियाविधि के आधार पर जो उसका मेथड होता है उसके आधार पर आपको बताया गया था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम ये जो लेसन पढ़ रहे हैं ये लेंस के अपवर्तन मतलब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं लेंस के द्वारा। लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है हम लोग इसमें जान रहे हैं। इसके बारे में हमने आपको बताया था, ये जो लेंस है इसको हम ताल कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जो लेंस दो प्रकार के आप लोग जाने थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसके बारे में हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने इसके सभी चित्रों को पहले से ही बना रखा है ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से हम समझा सकें। हमारी पहली टॉपिक है इसमें लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले जो हम पढ़े थे उसमें उत्तल लेंस अवतल लेंस की परिभाषा आपको बताई गई थी और उसके साथ साथ लेंस की संरचना आपको बनाकर बताई गई थी। फिर इसके बाद लेंस के जो मुख्य बिंदु होते हैं उन बिंदुओं की परिभाषा आपको बताई गई थी। तो अब के क्लास में, आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। जबकि हम इससे पहले आपको समझा चुके थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। हमने प्रिज्म द्वारा भी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपको समझाया और हमने दर्पण के द्वारा भी, दर्पण द्वारा तो परावर्तन को समझाया और किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जाने पर अपवर्तन के बारे में आपको बताया गया है। तो आइए अब हम इसमें देखेंगे कि लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। इसमें प्रकाश अपवर्तन के लिए जो सनलाइट होती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, इन सूर्य की किरणों के लिए जब ये लेंस के ऊपर पड़ती हैं तो लेंस के ऊपर पड़ने पर करोड़ों, असंख्य या कह सकते हैं अनगिनत सूर्य की किरणें एक लेंस के ऊपर पड़ती हैं। सपोज दैट एक लेंस है तो इसके ऊपर जब कोई प्रकाश पड़ेगा तो इस पर हम मान सकते हैं कि ये इस पर इनफाइनाइट अनंत रेज इस पर सपोज दैट गिर रही हैं। लेकिन अगर यह एक लेंस है तो सभी किरणें जाएंगी। तो लेंस से आप जानते हैं उत्तल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस कैसा होता है, और आप इस बात को कभी कभी प्रयोग में भी करके देखे होंगे बाल्यावस्था में कि अपने क्लासेस में बच्चों के साथ आपको एक यौगिक लेंस मिला करता है। उस यौगिक लेंस के द्वारा आप, उसमें उत्तल लेंस लगा होता है, उसके द्वारा आप कुछ वस्तुओं को देखते हैं। जैसे लेटर्स आदि को देखना, तो लेटर बड़े बड़े दिखाई देते हैं उसमें, और उसके साथ साथ आप कभी उसकी माचिस की तीलियों को जलाकर देखे होंगे उसे यौगिक लेंस के द्वारा। फिर इसके बाद हम उसको यौगिक सूक्ष्मदर्शी का भी नाम देते हैं। और इसके साथ साथ फिर आप कभी किसी बच्चे के हाथ पर उसको जो है कि लगकर फोकसित करते हैं, हाथ में जलन उत्पन्न हो जाती है, या किसी कागज के ऊपर करते हैं तो कागज में तेजी से ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, या ऐसा हो सकता है कागज जो बर्न कर जाए, मीन्स दैट जल जाए। तो ऐसी एक्टिविटियां आप देखे होंगे। इसमें और आगे इसके बारे में समझाएंगे, पर टॉपिक जो दी गई इसके बारे में थोड़ा समझ लिया जाए। पहले हमने यहाँ पर 3 उत्तल लेंस बनाया है और इस 3 उत्तल लेंस पर 3 किरणों का नियम ऐसे देते हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो किस जगह से जाएंगी, तो कहाँ से होकर के जाएंगी, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो कि दर्पण में हमने ये नियम आपको समझा दिया है, बट इसमें थोड़ा सा और हम देखेंगे बेहतर तरीके से। यहाँ पर एक उत्तल लेंस दिया गया है और यहाँ पर इसका फोकस F2 है और यहाँ पर इसका फोकस F1 है।
कुछ किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। एक बात हम जान लेते हैं, पीछे भी बताया गया आपको कि जो किरणें समांतर आती हुई दिखाई देती हैं वो ऐसा मानते हैं कि वो अनंत से आ रही है। तो जब अनंत से आ रही है तो हम मान लेते हैं कि ये समांतर किरणें आ रही हैं। अब नियम क्या है, पहला नियम याद रखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। जो हम बताएं उत्तल लेंस के दो फोकस होते हैं, तो दूसरी साइड में जो दूसरा इसका फोकस होगा उसी बिंदु से ये होकर के जाएंगे। और दूसरा नियम इसका होता है कि मुख्य फोकस से होकर के गुजरने वाली किरणें, यहाँ पर हम फोकस या कौन इसका ले लेते हैं, ये प्रथम फोकस है इसका। प्रथम फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, आप देखें यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है प्रकाश किरण का। अपवर्तन के पश्चात ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष इसके पैरेलल हो जा रही है। तो दूसरा नियम यही है आपका कि यदि प्रकाश किरणें फोकस से होकर जा रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी अपवर्तन के पश्चात। तीसरा नियम ये होता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें, यदि कोई ऐसी रेज है जो ऑप्टिकल सेंटर से थ्रो कर रही है, गुजर रही है, तो यह बिना विचलित हुए उसी मार्ग से सीधे चली जाती है। इसका अपवर्तन कहते हैं कि नहीं होता है, या अगर होता भी है तो उसी मार्ग में हो जाती है, सीधे चली जाती है। तो ये तीन नियम आप याद रखेंगे। वही इनके साथ भी होता है। जैसे देखें यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर किरण चल रही थी, अब इसका अपवर्तन हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है और अवतल लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। अपसरित बाहर की ओर फैलाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अब बाहर की ओर से फैला रहा है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो बाहर चली जा रही है, बट हम अगर पीछे की ओर इसको जब डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं तो 100% ये तय हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि ये जो है इसके फोकस से ही होकर के जाती है। तो इससे हम ये समझ जाते हैं, यहाँ पर भी ये रूल अप्लाई हो जाता है, पता चल जाता है कि ये जो समांतर चलने वाली किरणें होती है ये सदैव ही फोकस से ही होकर गुजरती हैं। और दूसरा, हम कोई ऐसी रेज डालते हैं इस पर, ऐसी रेज आती है, पहले बता दिए करोड़ों अनंत रेज होती हैं, उनमें से कोई ऐसी रेज हम देखेंगे जो रेज इस प्रकार से आ रही है और उसके डॉटेड लाइन को अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं तो ये फोकस से ही ऊपर जा रही है। और लेकिन जो दूसरी हम देखेंगे कि जब इसका अपवर्तन हो रहा है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ठीक इसी प्रकार से। तीसरा वही है जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर आती है, वो ऑप्टिकल सेंटर से ही होकर गुजर जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता है। तो ये था किरणों का नियम कि प्रकाश की किरणें कहाँ से आएंगी तो कहाँ जाएंगी। अब याद रखेंगे, पहला मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रही है तो हमेशा फोकस से होकर जाएगी, कंडीशन चाहे कोई भी हो। कंडीशन है कंडीशन बी, मतलब दोनों को ए से दिखाया गया यहाँ पर। और यदि फोकस से होकर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। और तीसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रही है तो सीधे उसी मार्ग से वापस नहीं लौटती, सीधे उसी मार्ग पर चली जाएंगे। अब हम जानेंगे कि टॉपिक इमेज, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो बड़े सरलता से परिभाषा को ध्यान में देखेंगे। प्रकाश किरणों के अपवर्तन के पश्चात लेंस से, हमारा ये लेंस है, लेंस से प्रकाश किरणों के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, क्या कह सकते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रकाश किरण जा रही है, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन होने के पश्चात इस बिंदु पर मिल जाएगी। जहाँ पर ये मिलेंगे वहीं पर वस्तु का इमेज बनेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऐसे ही समांतर किरण जा रही थी तो अपसरित हो जाएगी, यहाँ पर तो अभिसरित हो रही थी। क्यों? क्योंकि लेंस उत्तल था, यहाँ पर तो लेंस अवतल है, इसलिए प्रकाश किरणों को फैलाएगा। तो हम इसको डॉटेड लाइन से पीछे करके देखते हैं तो पता चलता है कि फोकस से होती हुई जा रही है, या जिस बिंदु पर ये मिल रही है वहां पर वस्तु का इमेज बनेगा। अब एक बात याद रखेंगे कि अगर प्रकाश किरणें सीधी लाइनों से दिखाई गई है, मीन्स दैट कह सकते हैं कि डॉटेड लाइन नहीं है,
तो अगर डॉटेड लाइन का प्रयोग नहीं किया गया है तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब को डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ा या सीधे कह सकते हैं कि प्रकाश किरणें नहीं मिलती हैं, उनको पीछे लाने पर कहीं मिलता हुआ दिखाई जाता है, तो ऐसे कह सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की परिभाषा आप जाने कि अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, यदि प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और यदि मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब आभासी होता है या काल्पनिक होता है। अब हम जानेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जो अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस के द्वारा, जैसे कि हमने दर्पण को जब पढ़ाया था बच्चों, तो दर्पण में भी आपको बताया था कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। तो यहाँ पर हम अवतल लेंस, ये गलती से लिखा गया है अवतल लेंस, फिर आगे यहाँ पर होना चाहिए उत्तल लेंस। हम जानेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना कि उत्तल लेंस द्वारा, जैसे हमने अवतल दर्पण के बारे में जब आपको बताया था तो इसमें प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियों के बारे में हमने आपको अवगत कराया था। यहाँ पर भी हम ऐसी ही 6 स्थितियों के बारे में जानेंगे। देखिए हमने यहाँ पर एक लेंस बना रखा है। अब यह लेंस आपको पता होना चाहिए कि 2 गोलों से बनेगा, एक गोला इधर होगा, दूसरा गोला इधर होगा। तो पहले गोले का जो केंद्र बनेगा ये यहाँ पर मान लिया गया, हम इस केंद्र को यहाँ पर, दूसरा गोला यहाँ C2 मान लेते हैं, और यहाँ पर हमारा पहला गोला है यहाँ पर हम C1 मान लेते हैं। और आपको ये बताया गया है कि यहाँ जो मध्य बिंदु है यहाँ से और इसके बीच में एक फोकस हो जाता है, और इसके बीच में एक फोकस हो गया। इधर पहले गोले को हम इधर मानते हैं, इसलिए F1 हो गया, और यहाँ पर F2 हो जाएगा। और एक बात ध्यान देंगे, जहाँ वक्रता केंद्र होता है ये, इसको हम F1 डैश से करके दिखाते हैं, और यहाँ पर दूसरा वाला था इसलिए F2 डैश करके दिखाते हैं। मतलब फोकस दूरी से दोगुनी फोकस दूरी होती है, ऐसा कहते हैं। तो इसमें हमने आपको ये भी बता रखा था पीछे कि हम इस पर बहुत दूरी पर अनंत मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट मानते हैं, अनंत हो गया हमारा। तो 6 स्थितियां हम इसमें आपको समझाते हैं। देखिए ना, एक स्थिति अनंत पर हो जा रही है, दूसरी स्थिति हमारी जो है ये हो जा रही है कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। अब हम जब यहाँ पर लेकर आएंगे तो पहले तो अनंत था और यहाँ पर फोकस F1 है, दोनों के बीच में हो जा रही है। दूसरी स्थिति का नाम होगा कि जब वस्तु अनंत और प्रथम फोकस F1 डैश जिसे कहते हैं, F1 डैश के बीच में रखी हो। तीसरी कंडीशन होगी जब वस्तु हम F1 डैश पर रखते हैं, ये F1 हो गया, ये डैश F1 डैश पर रखते हैं। चौथी स्थिति क्या होगी, जब F1 डैश और F1 के बीच में रख देते हैं इसे। पांचवी स्थिति जब वस्तु को F1 पर रख देते हैं, और छठवीं स्थिति जब वस्तु को F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में रख देते हैं। ये 6 स्थितियां हैं। सिर्फ 6 स्थितियों का नाम याद रखना है आपको कि हम वस्तु को कहाँ कहाँ पर रखते हैं। जरा ध्यान देंगे इस बात को, इसको रिपीट करके आप देखेंगे ना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहली वाली कंडीशन। पहली कंडीशन में हम बताए थे आपको कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई है, यहाँ पर वस्तु अनंत पर ली गई है, यहाँ पर हम वस्तु को अनंत पर रख देते हैं। इसका मतलब वस्तु में समझ जाइएगा, इसको डिनोट किया गया है, दिखाया गया है। अब यहाँ पर हम वस्तु अनंत पर ले रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो अनंत से आने वाली किरणें होती है ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है। जब ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो ये भी कंफर्म है कि समांतर आने वाली किरणें जहाँ देखी गई, यहाँ से पहला नियम हमने जो बताया कि सेम उसी के आधार पर हम समझाएंगे आपको। जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती किरणें ये प्रथम फोकस पर मिलती है, मतलब कि जो ये इधर वाला लेंस इधर वाला है, इसका जो पहला होगा उस पर, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन होती है, F2 एक F2 डैश होता है, तो यहाँ पर पहले वाले पर ही बन जाएगी है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे यदि वस्तु अनंत पर रखी गई है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हैं। तो इसका मतलब कि वस्तु देखिए कहाँ पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर। ये द्वितीय फोकस हो गया, और ये प्रतिबिंब वास्तविक बनता है क्योंकि किरणें वास्तव में आकर मिल जाएंगी तो वास्तविक होगा। और उल्टा बनेगा, आप देख रहे हैं ना कि जो किरणें नीचे से आ रही है ये डायरेक्ट ऊपर की ओर जा रही है, जो ऊपर से आ रही है वो डायरेक्ट नीचे जा रही है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जो इमेज होगा वो अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा है। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब होता है उल्टा बनता है, और वस्तु से अत्यंत छोटा होता है। जो प्रतिबिंब बनता है ये काफी छोटा होता है। एक बात आप याद रखेंगे इसको
कि अगर कभी भी प्रतिबिंब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पर बनता है तो याद रखेंगे वो वस्तु इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसको कह सकते हैं कि ये वस्तु बिंदु आकार का है। इस बात पर ध्यान देंगे। फिर दूसरी कंडीशन है कि जब हमारी वस्तु अनंत और प्रथम फोकस मतलब के या पॉइंट डैश पर रखी गई हो, देख सकते हैं अनंत और ये अपॉन डैश के बीच में ये वस्तु रखी जा रही है। दूसरी कंडीशन तो इधर पीछे अनंत मान लेते हैं, ये हमारे अपॉन डैश है, यहाँ वस्तु रखी गई है। हम एक किरण ऐसे छोड़ते हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और कंफर्म है कि जब समांतर जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी पहले नियम के आधार पर। और दूसरी किरण ऐसी छोड़ते हैं जो इसके फोकस से होकर के जाती है, प्रथम फोकस याद रखेंगे, ये प्रथम फोकस। देखिए मिलाइए इसे, प्रथम फोकस से जो होकर जाएगी समांतर हो जाएगी। देखिए समांतर हो रही है, जब दोनों किरणें ये जा रही है ना तो ये जो इसकी दूसरी F2 डैश जो होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे F2 डैश जो है उससे थोड़ा सा पहले ही यहाँ पर मिल जा रही है, ये यहाँ पर दोनों मिल जा रही है। तो याद रखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 और F2 डैश के बीच में, उसके बीच में कहीं भी बन जाएगा, ये याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर लिखेंगे F2 तथा F2 के मध्य इसका इमेज बन जाना है और ये भी इमेज वास्तविक होता है क्योंकि रियल रेस इंसिडेंट हो रही है, इस पर पड़ रही है, क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए। अब देखिए दूसरा उल्टा, कि इमेज आपको उल्टा यहाँ पर दिखाया गया, अपोजिट होगा और वस्तु से छोटा, वस्तु के आकार में थोड़ा छोटा होता है, वस्तु के आकार में ये थोड़ा छोटा होता है। तो दो स्टेप्स जाएंगे। अब तीसरे स्टेप्स की बात करते हैं, थर्ड स्टेप। ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पर बताया था कि जब वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं, थर्ड स्टेप या पॉइंट डैश पर, या पॉइंट डैश पर देखिए हम रखते हैं वस्तु को, जब या पॉइंट डैश पर इसे रख दिया जाएगा, ये थर्ड स्टेप है हमारा। जब या पॉइंट डैश पर रखते हैं फिर वही कंडीशन, वही काम हम करेंगे। एक रे जैसे छोड़ते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये भी कंफर्म है ना, ये सीधे ऐसे फोकस होकर आएगी। बस नियम याद रखना बच्चों, ये जो हमने नियम समझा दिए हैं ना, अगर ये नियम याद रखोगे गारंटी है मेरी कि आप कभी प्रकाश किरणों के नियम के आधार पर डिपेंडेबल ये सारी इमेज में से कभी आपसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती, 100% इसकी जानकारी आपके पास होगी। तो चलिए देखते हैं तीसरी कंडीशन, जो समांतर जा रही थी ये फोकस से होकर जा रही है। अब इसमें एक इमेज में ऐसे देखते हैं जो इसके प्रथम फोकस से होकर जा रही है। अब ये देखिए पैरेलल हो जाएगी अपॉर्चुनिटी के पश्चात। अब इसके जो हम देखते हैं ना, ये सीधे सीधे आकर के एकदम फोकस F2 पर ही आकर के एकदम काट देती है, एकदम मुख्य अक्ष के नीचे फोकस F2 डैश पर आकर इसे काट देगी। तो अब इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र कहें या तो इसे, या तो F2 डैश कहें, वहीं पर बनेगा। और ये जो होता है वास्तविक होता है इमेज और उल्टा होता है, और आकार में ये इमेज याद रखेंगे वस्तु के बराबर होता है तथा वस्तु के बराबर इमेज होता है। तीन कंडीशन हम लोग जाने, चौथी कंडीशन बताते हैं। चौथी कंडीशन यहाँ से आप देख सकते हैं, कंडीशन नंबर 4 क्या है, जब यह पॉइंट डैश और यह पॉइंट के बीच में रखते हैं वस्तु को, यह पॉइंट डैश और यह पॉइंट के बीच में वस्तु को रखा, फिर वही काम करते हैं। फर्स्ट डैश हम मुख्य अक्ष के समांतर छोड़ते हैं, अब फिर वही नियम लगेगा, ये ऐसे फोकस होकर जाएगी, ऐसे चली जाएगी। अब इसमें देखेंगे हम काफी करीब आ चुके हैं प्रथम फोकस के, इसलिए कोई रेज ऐसे पकड़ते हैं जो उसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है। ये नियम फिर देखेंगे, जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है वो सीधे ही निकल जाती है, कॉर्नर नहीं होता है इनका। ऐसे देखिए ये सीधे चली जा रही है, जब ये सीधे चली जा रही है तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों मिल जा रही है, बट ये मिल कहाँ रही है, आप देखो ना, ये F2 डैश से दूर जाकर मिल रही है, और F2 डैश से दूर फिर उधर मान लेंगे कि अनंत है, एक अनंत इधर एक अनंत उधर, एक प्लस और एक माइनस है। अब इस पर देखो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र C2 से दूर, या C2 का या F2 डैश का, F2 डैश से दूर बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। देखने में आपको लग रहा होगा ये वस्तु से बड़ा है। अब पांचवी कंडीशन के बारे में चिंता है। पांचवी कंडीशन देखिए यहाँ पर, अब इसमें हम वस्तु को कहाँ रख देते हैं और थोड़ा सा खिसकाएंगे वस्तु को, देखिए यहाँ पर पांचवी कंडीशन या पॉइंट पर रख देते हैं।
तो फिर वही काम हम करते हैं, एक रेज हमारे मुख्य अक्ष के समांतर छोड़ी जाती है, ये कंफर्म हो गया, फिर फोकस से कर जाएगी, यहाँ पर F2 लिखकर दिखाया गया, F2 जा रही है। फिर वही कंडीशन की एक रेज ऐसे छोड़ के जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है। आप देखेंगे ये गजब की कंडीशन होगी बच्चों। इसमें हम जब गणना करके देखते हैं ना, तो दोनों रेज बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है। और आप मैथ में ऐसा बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि दो पैरेलल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये पैरेलल रेखाएं कभी नहीं काटते हैं। लेकिन साइंस क्या कहता है कि अगर काटेगी तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, मतलब अनंत की दूरी पर जाकर ये काट देती है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका इमेज अनंत पर बनेगा, ऐसा मान लेते हैं। विज्ञान ऐसा कहता है कि इसका जो इमेज बनेगा ना, ये अनंत पर बनेगा। अब इसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पर, कि जब वस्तु को हम यहाँ पर रख दें, कहाँ, F1 और प्रकाश केंद्र O के बीच में रख दें। तो आइए हम इस स्टेप को भी देख लेते हैं, थोड़ा ऐसे मिटा लें। तो हाँ बच्चों, इसमें देख लेते हैं हम लोग छठवीं स्थिति, जब वस्तु को हम F1 और ये प्रकाशीय केंद्र O दोनों के बीच में रख देते हैं। फिर वही काम हम करेंगे। देखिए एक रेज हमने ऐसे छोड़ा जो समांतर गई, अब ये क्लियर है कि ये F2 से होकर के जाएगी, ये ऐसे चली गई। अब दूसरी रेज हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से छोड़ते हैं, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर चली गई इस प्रकार से। अब देखेंगे यहाँ पर एक बात, कि यहाँ पर दोनों किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू रेज इंक्रीज हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आप देखेंगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम इसको कहीं पीछे की ओर लेकर जाएं, तो जब आगे बढ़ती जा रही है तो पीछे लाने पर ही कहीं न कहीं मिल जाएंगी। तो हम ऐसा जब करके देखते हैं तो पीछे आने पर ये कहीं मिल जाती है। तो ये कहाँ मिलती है, जब गणना में देखा जाता है तो ये पता चलता है कि F1 डैश ना इससे दूर बनती है। तो और ये डॉटेड लाइन से है, इसलिए कंफर्म होगा पहले कि ये आभासी होगा। और ये वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से काफी बड़ा होता है, इससे दूर बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इससे देखा कि किस प्रकार से इसके द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, 6 स्थितियों के बारे में हमने देखा। अब 2 स्थितियों के बारे में और देख लेते हैं, जिससे हम कहते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा अवतल लेंस है, हम यहीं से समझ लेते हैं इसको। अवतल लेंस में बच्चों ऐसा होता है ना, सिर्फ 2 ही कंडीशन बनती है। इसमें 6 कंडीशन बनी, बट उसमें 2 कंडीशन बनेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन। और वो 2 कंडीशन क्या होती है ना, कि पहला हम वस्तु अनंत पर रख देते हैं। जब वस्तु अनंत पर होगी तो ये वाली कंडीशन होगी, आप समझ जाएंगे। जब वस्तु अनंत पर होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरणें और उसका प्रतिबिंब बनेगा प्रथम फोकस पर।
अब दूसरी कंडीशन हम आपको बताते हैं ना कि अब हम वस्तु को इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी उठाकर रखते हैं, एक्स वाई जेड एनी पोजीशन कहीं भी रख देते हैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है ना ये इसके यहाँ पर जो इसका फोकस या पॉइंट हो गया और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इन्हीं दोनों के बीच में हमेशा इमेज बन जाया करता है। हम अगर वस्तु को यहीं पर रख देते हैं तो आप महसूस करो कि अगर हम एक रे छोड़ रहे हैं ऐसे तो ये सीधे ऐसे निकल जाएगी और इधर की तरफ आएगी, और हम कोई रे जैसे छोड़ रहे हैं जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगे, तो आप समझे इस बात को कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी तो सीधे चली जाएगी, हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इधर आएगा और यहाँ पर काटेंगे, तो इसकी कोई भी कंडीशन आप लेंगे ना तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है प्रथम फोकस या कोण और प्रकाशिक केंद्र को के बीच ही बनता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती है और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 2 स्थितियां होती हैं। इन दोनों स्थितियों को याद रखेंगे, बट एक बात और याद रखेंगे इसमें, जो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है ये काफी छोटा बनता है, काफी छोटा बनता है, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। याद रखेंगे प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है। याद रखेंगे इस बात को। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।